नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एग्जिट पोल के अनुसार बंगाल में खिलेगा कमल, असम में हैट्रिक लगाएगी भाजपा, पुदुचेरी में भी एनडीए को बढ़त, केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया में अस्थिरता को बताया चिंताजनक। कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है कोई ऑर्डर। एआई की भूमिका पर भी चर्चा की। वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को हरी झंडी दिखाएंगे अश्विनी वैष्णव। अब जम्मू तवी तक मिलेगी ट्रेन सेवा, डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में राहत की संभावना। मौसम विभाग का हिमालय के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अनुमान। और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने 90 मिनटों तक की फोन पर बातचीत। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन में सीज फायर के लिए पुतिन ने दिखाया सकारात्मक रुख। ईरान के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। चलिए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण की वोटिंग में फिर रिकॉर्ड कायम हुए। 92.67% के साथ लोगों ने नई सरकार चुनने के लिए बम्पर वोटिंग की। आज़ादी के बाद ये नई कहानी बनी है जब हुगली में हमने देखा कि 51.98% से ज़्यादा का चुनाव मतदान दिखाई दिया। इस वक्त जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो भी आने शुरू हो गए। रिपब्लिक और पीमार्क की अगर हम बात करें तो 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 118 सीट ही सिर्फ मिलने का दावा किया गया है। एबीपी मैट्रिक्स की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140, जबकि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा यानी 146 से 161 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरे एग्जिट पोल का जिक्र करें, एबीपी पोल डायरी, तो 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीट्स, जबकि बीजेपी को कंफर्टेबल बहुमत का आंकड़ा 142 से 171 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं पश्चिम बंगाल पर, केवल एक एग्जिट पोल को छोड़ दें तो बाकी सभी बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने 130 से 140 सीटें दी हैं। तृणमूल कांग्रेस को 150 से 160 सीटें बीजेपी को दी गई हैं। इसी तरह से न्यूज़ 24 प्रजा पोल, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसी एक एग्जिट पोल में टीएमसी को सरकार बनते हुए वापसी करते हुए दिखाया गया है। 178 से 208 सीटें, जबकि बीजेपी को 85 से 110 सीट मिलने का दावा न्यूज़ 24 प्रजा पोल के इस एग्जिट पोल सर्वे में किया गया है। असम की बात करते हैं तो असम विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल्स अभी तक के सामने आए हैं उसमें कंसेंसस दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ असम में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 126 सीटें हैं असम में। विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। और एग्जिट पोल के सर्वे देखें तो असम में जो टाइम्स नाउ जेवीसी का सर्वे है उसमें बीजेपी को 88 से 101 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह से जो रिपब्लिक पीमार्क का सर्वे है उसमें बीजेपी को 82 से 94 सीटें और कांग्रेस को 30 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कमोबेश जो बीजेपी है उसकी सत्ता में वापसी एक बार फिर से दिखाते हुए आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो पोल्स है 88 से 100 सीटें बीजेपी गठबंधन को और आईएनसी यानी कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान। 126 सीटें हैं असम विधानसभा में। और न्यूज़ 18 का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को 90 से 100 सीटें और आईएनसी को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य 0 से 6 के बीच रह सकते हैं। एबीपी पोल डायरी का जो सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी के 86 से 101 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 15 से 26 सीटें तक ही मिलने का अनुमान। अदर्स यानी अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का आकलन किया गया है। ओवरऑल जो एवरेज अगर लेते हैं इन सभी पोल ऑफ पोल्स का तो 91 से 94 सीटें बीजेपी की और कांग्रेस की 27 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को 3 से 5 पर ही संतोष करना पड़ रहा है। असम की तस्वीर आपके सामने, आपके एक तरह से पूरा समअप करते हुए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ओवरऑल एवरेज जो कि पोल ऑफ पोल्स का है तो बीजेपी को 91 से 94 सीट्स और आईएनसी प्लस को 27 से
31 सीटें देखने का अनुमान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा के जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या तस्वीर दिखाते हैं। लगभग 9 प्रमुख एग्जिट पोल्स हैं, उनके नतीजे हमारे सामने आए हैं जो ये दिखाते हैं कि रोमांचक और चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। तमिलनाडु 234 सीट हैं तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, बहुमत का आंकड़ा है 118। सामने आए 9 में से 6 सर्वे जो सत्ताधारी द्रमुक गठबंधन है उसकी सत्ता में वापसी का साफ संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि तमिलनाडु की सत्ता में एक एक करके परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस बार डीएमके अलायंस को 75 से 95 सीट टाइम्स नाउ जेवीसी के सर्वे में दिया गया। एनडीए को 128 और 147 के बीच ये जो सीट्स हैं दिखाई गई हैं। रिपब्लिक पीमार्क का जो सर्वे है उसमें डीएमके प्लस 125 और 145 के बीच में सीट्स के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के सर्वे में डीएमके 103 से 113 और एनडीए को 114 से 124 का आंकड़ा दिख रहा है। और न्यूज़ 24 चाणक्य में बिल्कुल उलट तस्वीर, एनडीए को 50 से 65 और डीएमके को 145 से 160 यानी क्लीन स्वीप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही मिक्स्ड आंकड़े जो हैं, एबीपी मल्टीज़ के आंकड़े इस वक्त आपके सामने। डीएमके 122 से 125 सीटों पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वापस आ रही है। 27 से 100 सीटें मिलने का दावा एनडीए को। जो दूसरे फैक्टर्स हैं, दूसरे अन्य पार्टियां, उसमें 10 से 18। ओवरऑल जो हमारा एवरेज है उसमें 120 से 130 बीजेपी प्लस, 90 से 100 आईएनसी प्लस और 10 से 18 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में दिखाई दे रही हैं। चलते हैं केरल में, जहां पर विधानसभा चुनाव के 8 प्रमुख एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो अब सामने आ चुके हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है। सामने 8 में से 7 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूडीएफ है उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केरल से जो तस्वीर है कांग्रेस के लिए थोड़ी सी बेहतर कही जा सकती है। टाइम्स नाउ जेवीसी का जो सर्वे है उसमें एलडीएफ को केवल 52 से 61 सीटें दी गई हैं, यूडीएफ को 72 से 84 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के रूप में यूडीएफ को इस बार सत्ता में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। रिपब्लिक पीमार की बात करें तो एलडीएफ को 62 से 69 सीटों का अनुमान है, जबकि यूडीएफ को 71 से 79 सीट मिल सकती है। एनडीए की अगर बात करें तो केवल 1 से 4 सीटों के मिलने का अनुमान जताया गया है केरल में। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी एनडीए को सिर्फ 0 से 3 सीटें, यूडीएफ को 78 से 90 सीटें और एलडीएफ को केवल 49 से 62 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा, ऐसा आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो पोल सर्वे है वो कह रहा है। कुछ ऐसे ही आंकड़े न्यूज़ 18 के सर्वे में भी सामने आए हैं, जहाँ एलडीएफ को 58 से 68, यूडीएफ को 70 से 80 सीट्स मिलने का दावा किया जा रहा है। एनडीए को 0 से 4 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी मैट्रिक्स के सर्वे में एलडीएफ को 60 से 65 और यूडीएफ को 70 से 75 सीट्स मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एनडीए को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। ये केरल की तस्वीर आपके सामने। एक बार एवरेज देख लेते हैं पोल ऑफ पोल्स का। इस वक्त केरल की अगर हम बात करें, एक और पोल, इस वक्त पोल ऑफ पोल्स जो है वो एलडीएफ को 58 से 63 सीटें दे रहा है। यूडीएफ को 74 से 80 यानी 71 का आंकड़ा जो बहुमत का है उससे कंफर्टेबल मेजॉरिटी में यूडीएफ की सीटें, एनडीए 2 से 4 के बीच में। ओवरऑल इस वक्त आपके सामने एलडीएफ को 58 से 63 सीट्स, यूडीएफ को 74 से 80 सीट्स मिलती दिखाई दे रही हैं। चलिए अब पुडुचेरी की तरफ आपको लिए चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर जो सर्वे हैं सीटें थोड़ी कम है। इसमें अब टाइम्स नाउ और जेवीसी की जो सीट है वो आपको दिखाते हैं 15 से 17 सीट, आईएनसी प्लस को 11 से 13, आज तक एक्सिस माई इंडिया को 16 से 20 सीटें एनडीए को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और 6 से 8 सीटें आईएनसी को मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये कुछ आंकड़े थे जिनमें हमने आपको बताने की कोशिश की विधानसभा चुनाव में किस तरह की जो स्थिति है एग्जिट पोल्स की वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी उन्होंने दिखा दी है। ये रेल जो पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, अब इसे जम्मू तवी तक विस्तार दे दिया गया है। देश की सबसे आधुनिक रेल सेवा सीधे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर जम्मू तवी से जुड़ रही है। इसी के साथ ही विस्तारित ट्रेन में डिब्बों की संख्या को भी बढ़ाया गया है।
आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जब कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, तब रेल में 8 डिब्बे थे, लेकिन अब 20 डिब्बे होने से रेल की बैठने की जो क्षमता है एक बार में दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। इससे विशेष रूप से तीर्थयात्रा और पर्यटन के व्यस्त मौसम में तीर्थयात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही इस विस्तारित जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली यात्रा का भी शुभारंभ हो गया। यह नियमित सेवा 2 मई 2026 से शुरू होगी। 266 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस कॉरिडोर पर 2 जोड़ी ट्रेन चलेंगी। पहली विस्तारित रेल जम्मू तवी से सुबह 6:20 पर जाएगी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रियासी बनिहाल स्टेशन पर रोकते हुए सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। इस यात्रा में 4 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। रिटर्न ट्रेन श्रीनगर से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। सिर्फ मंगलवार को छोड़कर यह ट्रेन 6 दिन संचालित की जाएगी। दूसरी सेवा श्रीनगर से सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी, दोपहर 12:40 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। इसकी रिटर्न ट्रेन जम्मू तवी से दोपहर 1:20 से शुरू होगी और शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। ये जोड़ी बुधवार को छोड़कर के हफ्ते में 6 दिन चलेगी। और वंदे भारत आज के वक्त में यात्रियों की पहली पसंद कैसे बनती जा रही है वो आपको बताते हैं कि वंदे भारत एक तरह से कहें तो मेक इन इंडिया का बहुत ज़बरदस्त उदाहरण, और लोगों को किस तरह से वंदे भारत पसंद है इसके आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 2024-25 का आंकड़ा अगर हम देखें तो 2.97 करोड़ यात्रियों ने सफ़र किया। 2025-26 में ये आंकड़ा 3.98 करोड़ तक पहुँच गया। करीब 34% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। 2019 से अगर हम बात करें, जब से वंदे भारत की शुरुआत की गई तो 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। सबसे ज़्यादा जो व्यस्त रूट रहा उसमें नई दिल्ली से वाराणसी का मार्ग सबसे व्यस्त रहा। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर भी यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन का समझा जा रहा है। मेक इन इंडिया का ज़बरदस्त उदाहरण सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम मार्ग पर भी यात्री भार काफ़ी बड़ा है। तो ये 3 प्रमुख जो रेल रूट्स हैं मेक इन इंडिया का एक मजबूत उदाहरण। और किस तरह से वंदे भारत की रफ्तार बढ़ी है आपको बताएं। फरवरी 2019 में सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया। ये जो सफ़र शुरू हुआ इस वक्त 162 वंदे भारत एक्सप्रेस तक पहुंच चुका है। तो आप देखें 2019 से अभी तक का जो सफ़र है 7 सालों का, उसमें 90 सेवाएँ 8 कोच वाली हैं। 3 तरह की जो सेवाएं हैं वो दी जाती हैं, 8 कोच वाली, 20 कोच वाली और 16 कोच वाली। 38 सेवाएं 20 कोच वाली हैं, यानी सबसे लंबी जो वंदे भारत ट्रेन है वो 20 कोच की। अभी विस्तार जो दिया गया है जम्मू तवी तक, उसमें 20 कोच लगाए गए हैं। 34 सेवाएं जो है वो 16 कोच वाली हैं। तो पूरे देश में ये जो सेवाएँ हैं वो की जा रही हैं। जनवरी 2026 में वंदे भारत की जो शयनयान जो स्लीपर सेवा है उसको शुरू किया गया और वंदे भारत ने पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को और भी मजबूत किया है। एक्सप्रेस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, इसका दायरा भी लगातार बढ़ रहा है और देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी यात्रा को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आज की है। भारत और इटली के बीच जो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज जो समझौता होना है, जो वार्ता होनी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइयो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों रक्षा मंत्री भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बदलती वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जहां वो देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही गुइडो क्रोसेटो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अक्टूबर 2023 में जो रोम की यात्रा थी, उसके बाद भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को गति मिली है। इटली के रक्षा मंत्री की भारत की ये पहली यात्रा है। इस दौरान इटली के और भारत के बीच में सुरक्षा, रक्षा और भागीदारी पर MOU
साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। और गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख के दौरे पर हैं। ये दौरा इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यानी कल आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे। इस पर अमित शाह ने खुशी जताई और उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से आए जो श्रद्धालु हैं वो भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपहरवा अवशेष लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात, और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेकिन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज़। उधर उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर 28 अप्रैल को शाम 7 बजे तक केवल 10 दिनों के भीतर 4,08,401 तीर्थयात्रियों ने चारधाम की यात्रा पूरी कर ली है। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए यात्रा मार्गों के साथ साथ प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पीने का पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से संगठित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 6 दिनों के भीतर 84,942 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा 7 दिनों के भीतर 2,07,000 से ज़्यादा लोगों ने पूजा अर्चना की। इस बीच यमुनोत्री धाम में 10 दिनों में 57,794 और इसी अवधि में गंगोत्री धाम में 57,863 तीर्थयात्रियों ने दर्शन का लाभ लिया है। बुलेटिन में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH
किचन किंग से का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जनपदों में तत्काल आलू खरीदने के केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं ताकि सुचारू रूप से किसानों से आलू की खरीद की प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ को 10 जनपदों में ये क्रय केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है। इसमें लखनऊ और फर्रुखाबाद को प्राथमिकता देते हुए दोनों जनपदों में आलू की खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत संचालित की जा रही है। इसके तहत किसानों से सीधे आलू की खरीद को सुनिश्चित किया जा रहा है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिन जनपदों में बाजार में आलू का मूल्य कम है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर ऐसे केंद्र खोले जाएं और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाए। दिनेश प्रताप सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि अन्य जनपदों में भी चरणबद्ध तरीके से ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात चलती कार में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। चालक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बुधवार रात करीब 11 बजे मौजपुर के पास हुआ। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुरा गांव निवासी परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहा था। परिवार ने एक कार किराए पर ली थी। मौजपुर के पास पहुंचते ही कार में अचानक CNG गैस का रिसाव हुआ जिससे तुरंत आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। चालक किसी तरह से बाहर निकलने में सफल रहा लेकिन वो भी गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब खबर सिर्फ स्टूडियो तक सीमित न हो और सच की पड़ताल हो ग्राउंड जीरो से, चाहे राजनीति हो या बढ़ते भारत की कहानी, किसानों की तरक्की हो या युवाओं की आवाज, देश के हर कोने से सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ, जहां होती है केवल खबर। रिपोर्ट एट 10 हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। आक्रमणकारियों द्वारा जलाए गए इन लाखों ईंटों को देख रहे हैं, ये दरअसल एक कहानी कहती है। हम हर बार नष्ट किए गए और हर बार अपनी राख से खड़े होने का शौर्य हमने दिखाया है। विध्वंस की नींव पर खड़े होकर निर्माण की महागाथा, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें अतीत की शक्ति, तेजस, ब्रह्मोस, परमाणु शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन जैसी आधुनिकता के साथ बात करती है, संवाद करती है। यह नालंदा है, यही सोमनाथ है, यही भारत है। देखिए नालंदा टॉकीज DD न्यूज पर। हर सुबह एक नई शुरुआत, दिन रात बढ़ते भारत की बात, देश दुनिया की खबरें जो है आपके लिए जरूरी।
भरोसेमंद मॉर्निंग अपडेट और ताजा अंदाज। डीडी न्यूज का ब्रेकफास्ट शो देखिए नया सवेरा हर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जहां बातों से नहीं तर्कों से होती है परीक्षा, यहां अफवाह नहीं बल्कि होती है तथ्यों की पड़ताल। यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि दिए जाते हैं सबूत। जानिए वो सब जो आपसे छुपाया जाता है। यह है पूरा सच, क्योंकि सच से बड़ी कोई खबर नहीं। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। आक्रमणकारियों द्वारा जलाए गए इन लाखों ईंटों को देख रहे हैं, ये दरअसल एक कहानी कहती है। हम हर बार नष्ट किए गए और हर बार अपनी राख से खड़े होने का शौर्य हमने दिखाया है। विध्वंस की नींव पर खड़े होकर निर्माण की महागाथा, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें अतीत की शक्ति, तेजस, ब्रह्मोस, परमाणु शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन जैसी आधुनिकता के साथ बात करती है, संवाद करती है। यह नालंदा है, यही सोमनाथ है, यही भारत है। देखिए नालंदा टॉकीज डीडी न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एग्जिट पोल के अनुसार बंगाल में खिलेगा कमल, असम में हैट्रिक लगाएगी भाजपा, पुदुचेरी में भी एनडीए को मिली बढ़त, केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया में अस्थिरता को बताया चिंताजनक। कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है कोई भी ऑर्डर। एआई की भूमिका पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को दिखाई हरी झंडी। अब जम्मू तवी तक मिलेगी ये ट्रेन सेवा। डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में राहत की संभावना। मौसम विभाग का हिमालय के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अनुमान। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने 90 मिनटों तक की फोन पर बातचीत। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन में सीज फायर के लिए पुतिन ने दिखाया सकारात्मक रुख। ईरान के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। तो ये थी अभी तक की हेडलाइंस और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ कल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। इसके साथ ही तमिलनाडु, असम, केरलम और पुदुचेरी में अब वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92% से ज़्यादा मतदान हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की भी खबरें आई। हालांकि ज़्यादातर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। राज्य में आज़ादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग परसेंट 90% से ज़्यादा हो गया है।
पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम चुनावी एजेंसीज ने अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम की बात करें तो भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु में देखें तो केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2.0 में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम, एआई, डेटरेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर अपनी बात रखी। श्री राजनाथ सिंह ने आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की। पश्चिमी एशिया में अस्थिरता पर भी बात की और कहा कि आज दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है। समय लगातार बदलाव हो रहे हैं, कहीं कन्फ्लिक्ट है, कहीं इंस्टेबिलिटी है, यूरोप में टेंशन है और वेस्ट एशिया में भी युद्ध की विभीषिका हम प्रतिदिन देख रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर जिन सिद्धांतों पर टिका था वे लगातार चुनौतियों का सामना इस समय कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ए वर्ल्ड विद नो ऑर्डर। राजनाथ सिंह ने आज की मल्टीपोलर दुनिया में पावर पॉलिटिक्स किस तरह से हावी हो रही है इस पर भी अपना विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमजोर हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिजिटल टूल्स भी एक दूसरे के खिलाफ हथियार के रूप में अपनाए जा रहे हैं। मल्टीपोलर दुनिया में पावर पॉलिटिक्स तेजी से हावी हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट पहले से कहीं अधिक मुखर होकर सामने आ रहे हैं। रूल बेस्ड सिस्टम जिन्हें हमने कई डिकेड्स में गढ़ा था, आज उनकी रेलेवेंस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमजोर पड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और यहाँ तक कि डिजिटल टूल्स को भी एक दूसरे के खिलाफ वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे में भारत को इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में और भी अलर्ट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मंच के जरिए देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि आज उनके बलिदान की बदौलत भी हम सुरक्षित माहौल में बैठे हैं। इस कॉन्क्लेव की थीम थी एआई, डेटरेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। राजनाथ सिंह ने इसे भविष्य को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण विषय बताया। इस मंच के माध्यम से मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान के कारण ही आज हम यहाँ एक सुरक्षित वातावरण में न केवल बैठे हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर एक सार्थक चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। और इस सभागार में टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, डिप्लोमेसी और डिफेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आज का संवाद आने वाले समय की एक मजबूत रूपरेखा तैयार करने में भी कामयाब होगा। इस मौके पर जिक्र हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका था और अगर जरूरी होता तो भारत एक लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहे। मनसा वाचा कर्मणा आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फॉर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये रेल जो पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, अब इसे जम्मू तवी तक विस्तार दिया गया है। इससे देश की सबसे आधुनिक रेल सेवा सीधे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर जम्मू तवी तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही विस्तारित ट्रेन में डिब्बों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। तब रेल में 8 डिब्बे थे, अब इसमें 20 डिब्बे कर दिए गए हैं, जिससे रेल में बैठने की क्षमता 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है। विशेष रूप से तीर्थयात्रा और पर्यटन के व्यस्त मौसम में यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस वक्त देश में 162 एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। 90 सेवाएं 8 कोच वाली हैं और कई सारी ऐसी सेवाएं हैं जो कि 20 कोच और 16 कोच वाली हैं। 38 सेवाएं 20 कोच वाली हैं और हमने अभी आपको बताया कि ये जो जम्मू तवी तक विस्तार दिया गया है, इसमें 20 कोच की ट्रेन चलाई जाएगी। 34 सेवाएं ऐसी हैं वंदे भारत की जो कि 16 कोच वाली हैं और लगातार ये जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। जनवरी 2026 में शयनयान यानी जो स्लीपर सेवा की शुरुआत वंदे भारत में की गई थी और वंदे भारत ने लगातार इस वक्त अगर आंकड़ों पर हम निगाह डालें तो 2024-25 में करीब 3 करोड़ यात्रियों ने इस पर सफ़र किया, 2.97 टू बी स्पेसिफिक। 2025-26 में 3.98 करोड़ लोगों ने यात्रा की, यानी एक साल में करीब 34% यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दी। यानी लगातार जो मांग है वो वंदे भारत सेवाओं की बढ़ रही है। 2019 से अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वंदे भारत की सेवाओं का लुत्फ़ उठाया है। कुछ ऐसे रूट्स जब हम आपको बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहे। नई दिल्ली वाराणसी मार्ग सबसे व्यस्त रूट रहा। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है और यही असर साउथ में भी दिखाई दिया, जहां पर सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम मार्ग पर भी यात्रियों का भार वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के बढ़ा। तेलंगाना सरकार ने बुधवार को औपचारिक रूप से लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड यानी LNT से 1461 करोड़ रुपए में जो हैदराबाद मेट्रो का प्रथम चरण था उसको अब अपने कब्जे में ले लिया है, अधिग्रहण कर लिया है पूरी तरह से। राज्य सरकार ने लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड और LNT मेट्रो रेल लिमिटेड के जो सारे शेयर्स थे अब वो खरीद लिए हैं। एक साथ ये समझौता किया गया है। समझौते के तहत राज्य सरकार जो कि LTMRHL के जो 100% शेयर थे वो 1461.47 करोड़ रुपए में खरीद लिया। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ही हैदराबाद मेट्रो रेल का जो प्रथम चरण था उसको हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के जरिए अपने नियंत्रण में लेने का फैसला लिया था। यानी ये काम पूरा होने के बाद और राज्य सरकार अपने नियंत्रण में ये परिचालन करेगी। समझौते पर मुख्य सचिव और HMRL के चेयरमैन के रामकृष्ण राव, विशेष प्रमुख सचिव जयेश रंजन, HMRL के प्रबंध निदेशक सरफराज अहमद और LNT और LTMRHL के वरिष्ठ प्रबंधन की मौजूदगी में इस मौके पर इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए। LNT मेट्रो लिमिटेड नवंबर 2017 से ही जो हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रथम चरण का संचालन कर रही थी। इस चरण में 3 कॉरिडोर शामिल हैं जिनकी कुल नेटवर्क की लंबाई 69 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह विशेष सत्र समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा को जब भी सत्ता में रहने का अवसर मिला तो जिस तरह की बर्बर और क्रूरता की घटनाएं हुई वो हर कोई जानता है। अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन इस कोशिश में थी कि किसी भी तरह से संशोधन लागू ही न हो पाए। आज इसी पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। गिरगिट की तरह रिंग कैसे रंग बदला जाता है, समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है। जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं
बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। इंडिया का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच NDH। चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी ये यात्रा 5 से 7 मई तक 3 दिनों की होगी। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। इस साल अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति टो लाम की भारत की ये पहली राजकीय यात्रा होगी। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मई को आगमन के बाद राष्ट्रपति टो लाम का 6 मई को राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति टो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के साथ बैठक करेंगी। अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लाम बोधगया और मुंबई भी जाएंगे। राष्ट्रपति टो लाम की ये यात्रा ऐसे अवसर पर हो रही है जब दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाए जाने की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस साझेदारी पर सहमति 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान ही बनी थी। नेताओं के बीच इस संवाद से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने और भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख जाएंगे। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। इस पर अमित शाह ने खुशी जताई और कहा कि इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपहरवा अवशेष लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात, और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए।
भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेसल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेकिन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज। देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर के 28 अप्रैल को शाम 7 बजे तक केवल 10 दिनों के अंदर 4 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने चारधाम की यात्रा पूरी की है। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसी भी तरह की सुविधा न हो, इसके लिए यात्रा मार्गों के साथ साथ प्रमुख जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उन पर पीने का पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से संगठित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 6 दिनों के भीतर 84,000 से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की। सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है केदारनाथ धाम में, जहां पर 7 दिनों के भीतर 2,07,452 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की है। इस बीच यमुनोत्री धाम और 10 दिनों में यमुनोत्री धाम में 57,794 तीर्थयात्री पहुंचे, जबकि इसी अवधि में गंगोत्री धाम में 57,863 तीर्थयात्रियों ने दर्शन का लाभ उठाया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एक बुरी खबर आ रही है। राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात चलती कार में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। चालक गंभीर रूप से झुलस गया है, उसे जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा बुधवार रात करीब 11 बजे मौजपुर के पास हुआ। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुरा गांव निवासी परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस लौट रहा था। परिवार ने कार किराए पर ली थी। मौजपुर के पास पहुंचते ही कार में अचानक CNG गैस का रिसाव हुआ, जिससे तुरंत आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। चालक किसी तरह से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन वो भी गंभीर रूप से झुलस गया। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस दौरान क्षेत्र के हालात पर चर्चा की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, हाईकोर्ट, आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का फ़ोन आया। हमने मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हम एक दूसरे के साथ नज़दीक से संपर्क में रहने पर सहमत हुए, अनकोट। उधर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच भी करीब 90 मिनटों तक फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने प्रमुख रूप से यूक्रेन युद्ध और ईरान के मुद्दे पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया, जिस पर पुतिन सकारात्मक दिखे। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी बताया कि पुतिन ने 9 मई को रूस के विजय दिवस समारोह के मौके पर यूक्रेन में अस्थायी सीज़फायर घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल भी पुतिन ने इसी मौके पर 3 दिनों का युद्ध विराम घोषित किया था। पुतिन ने यह भी कहा कि वो ईरान के साथ अमेरिका का तनाव खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप का दावा है कि बातचीत में पुतिन ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम को लेकर के अमेरिका की मदद करने की पेशकश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या को कम करने पर विचार कर रहे हैं। उनका यह बयान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से ईरान युद्ध को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके बताया कि उनका प्रशासन जर्मनी में तैनात अमेरिकी बलों को कम करने के विकल्प पर काम कर रहा है। अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय भी ले लिया जाएगा।
यह बयान मर्ज की उस आलोचना के कुछ समय बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर बिना स्पष्ट रणनीति के चल रहा है। इसका असर यूरोप की ऊर्जा स्थिति पर भी पड़ रहा है। वहीं मर्ज ने मामले को और न बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका और जर्मनी दोनों देशों के जो संबंध हैं वो फिलहाल अच्छे बने हुए हैं। और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इस नाकाबंदी पर अमेरिका अब तक $25 अरब से अधिक खर्च कर चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो समझदारी से काम ले। अमेरिका का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की शर्त पर ही युद्ध विराम हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी दबाव में बातचीत से इनकार कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अनुमान व्यक्त किया कि ईरान का यूरेनियम भंडार इस्फहान में हो सकता है। इससे यूरोप और समूचे एशिया की सरकारें और अधिक चौकस हो गई हैं। उधर ईरान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और डॉलर के मुकाबले रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इसके बावजूद ईरान के सांसदों ने कहा कि देश के पास लंबे समय तक युद्ध के लिए पर्याप्त ड्रोन्स और मिसाइलें मौजूद हैं। और अमेरिका ईरान युद्ध का असर भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बुधवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने यूएस बॉन्ड बाजार में हलचल मचा दी। इसके साथ ही फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों ने इस बात के संकेत भी दिए कि वो ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाले हैं। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 5.8% से बढ़कर $110.44 प्रति बैरल पर पहुंच गई, लेकिन दोपहर तक ये कीमत फिर से बढ़कर के $111.84 प्रति बैरल पर पहुंची। हालांकि स्टारबक्स और अन्य बड़ी कंपनियों को भारी मुनाफे की रिपोर्ट ने यूएस शेयर बाजार को मजबूती भी दी है। S&P 500 लगभग जैसे का तैसा रहा और ये 0.1% की कम गिरावट के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 280 अंकों की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में भी 0.1% से कम की मामूली बढ़त देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जो ईरान को तेल बेचने से रोक रही है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये इस सीजन में दूसरी बार है जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इससे पहले जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं तो आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। आरसीबी की बल्लेबाजी इस सीजन में आक्रामक रही है, वहीं गेंदबाजी आक्रमण भी बेहद मजबूत दिख रही है। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।